तो एवरीवन कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सभी क्लास 12th में हो तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th मैथ का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग आव्यूह बोलते हैं, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को आज के इस क्लास में क्लियर कराने वाला हूँ। सो आज का एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा था कि भैया प्लीज मैथ के ऊपर भी काम करो और हमारे लिए मैथ के भी हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करो। तो भैया बिल्कुल आप सभी का आदेश और मैं पालन ना करूं ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा था कि भैया मैथ 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 का कंटेंट लो। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी करा था तो वहां पे आप सभी के ढेर सारे वोट्स आए थे कि हाँ हमें मैथ के भी वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए। तो भैया लो ये वीडियो आप सभी के पास पहुंच पा रही है बिकॉज आपने वोट करा, ठीक है, आपने डिमांड करा, आपने कमेंट करा। तो जब आप कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि आखिर आपको एक्चुअल में किस तरीके के कंटेंट की नीड है। तो प्लीज आप सभी कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताना कि आपको और किस तरीके का कंटेंट चाहिए। मोटिवेशनल कंटेंट चाहिए, अट्रैक्टिव शॉर्ट्स चाहिए, एकेडमिक में कौन से सब्जेक्ट कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए पर्टिकुलर, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए। प्लीज आप सभी नीचे मुझे कमेंट में सजेस्ट किया करो कि जितना ज्यादा हो सके मैं हेल्प कर सकूं आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करने में। ओके, सो बिना किसी तरीके के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, कुछ कंडीशन है आज के इस क्लास का मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आज के इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं और आपको भी पता है कि जितने सारे भी आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सारे आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से होने वाले हैं। ऑलराइट, जिसके 30 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में करेंगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक में आई थिंक 50 से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 30 आज करेंगे और बाकी जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स चैप्टर का आपका पार्ट 1 ए रहा जिसे आप अभी देख पा रहे हो। पार्ट 2 आपका मैं कोशिश करूंगा कि कल तक या फिर कल के बाद, ठीक है, मैं अपलोड कर दूं। पार्ट 2 भी आप सभी को जल्दी ही मिल जाएगा इस चैप्टर का। आज के इस क्लास में हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 मिनट का टाइम दे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अगर लगे कि हाँ मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ेगी तो मैं वहां पे बिल्कुल करूंगा, बट हम लोग मान के चलते हैं एवरेज के हर एक क्वेश्चन पे हम 1 मिनट का भी टाइम देते हैं। तो 30 मिनट के अंदर ये वीडियो आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और मैं टाइम ड्यूरेशन इस तरीके से मैं फिक्स कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम है वो काफी ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, जिसको देखते हुए मुझे जितना जल्दी हो सके आप सभी के लिए हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करनी है। जैसे ही ये वीडियो एंड हो जाएगा उसके बाद मैं पार्ट 2 पे लग जाऊंगा ताकि पार्ट 2 पे आप सभी को जितना जल्दी हो सके मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, तो दोस्तों आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। मैं बोलूंगा सबसे पहले आप एक बार प्लीज कोशिश करो खुद से बनाने का, ठीक है। प्लीज सब कोशिश तो कर सकता हूँ ना, चीजें नहीं आ रही है वो अलग बात है, फिर भी कोशिश करो खुद से बनाने की कोशिश करो, है ना। और वैसे भी आव्यूह जो आपका मैट्रिक्स चैप्टर है वो बहुत बड़ा वो नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इजिली बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखना क्वेश्चन क्या आ रहा है। यदि यहाँ पे आपके सामने ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, आपके सामने टोटल 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक आपका ए है और एक आपका बी है। कहा जाता है क्वेश्चन में कि जो आपका ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर आपको चाहिए ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर के लिए क्या करोगे? ए इंटू ए लिखोगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपका क्या है? ए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है? लैम्डा 0 1 1, ठीक है। वापस से आप इसे लिखोगे लैम्डा 0 1 1, ठीक है। यानी कि ए आपका मैट्रिक्स है, क्या है? ए आपका मैट्रिक्स है, कौन? ए, ओके। तो अगर आप इसे 2 बार गुना कर दोगे आपस में ही तो क्या हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी? मिलेगी ना, बहुत अच्छी। एक बात यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए कि जो आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है वो किस तरीके से होता है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स चैप्टर को अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बट नहीं पढ़ रखा तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे करूंगा क्या, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होता है। तो अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होता है ध्यान से समझना, ठीक है। जो आपका पहला मैट्रिक्स होता है उसका जो रो है ना वो सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम एंड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सेकंड थिंग, उसके बाद क्या होता है, जो आपका सेकंड रो है वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से एंड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, ओके। तो यहाँ पे करके देख लो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। लैम्डा में लैम्डा से करोगे लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 का 1 से करोगे आपको मिलेगा 0, ओके। उस तरीके से लैम्डा का करोगे आप 0 के साथ तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0, एंड 0 का करोगे 1 के साथ तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 0, ओके। उसके बाद 1 का करोगे लैम्डा के साथ आपको मिलेगा लैम्डा। उसके बाद इस वाले 1 का करोगे 1 के साथ आपको मिलेगा 1। उसके बाद इस 1 का करोगे इसके साथ 0 मिलेगा आपको, इस 1 का इसके साथ करोगे आपको 1 मिलेगा। चलिए जी, ठीक है।
यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझो, ए आपका जो भी वैल्यू आया वो क्या आ गया, किस चीज का वैल्यू आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। चलो इसे मैं और अच्छी तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 एंड 0 प्लस 0, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं हटा के डायरेक्टली क्लियरली यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ एंड नीचे यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ए आपका ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, किस चीज का वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, ठीक है। जो आपका ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। पी का एलिमेंट क्या है, 1021, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैट्रिक्स में क्या होता है, अवयव में क्या होता है, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं जो कि आपस में इक्वल है, उनके जो संयुक्त एलिमेंट होते हैं, उनके जो संयुक्त अवयव होते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि इसके इक्वल ए होगा, इसके इक्वल ए होगा, इसके इक्वल ए होगा एंड इसके इक्वल ए होगा, ओके। तो लैम्डा प्लस 1 के इक्वल क्या मैं 2 लिख सकता हूँ, लैम्डा प्लस 1 के इक्वल क्या मैं 2 लिख सकता हूँ। यहां से अगर आप लैम्डा बराबर फाइंड करोगे, ए आपका इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लैम्डा का वैल्यू जो आपको मिल गया वो मिल गया 1। क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो कौन से ऑप्शन में आपको 1 दिख रहा, बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही 100% करेक्ट हो जाएगा। मैं चीजों को अच्छी तरीके से बता रहा हूं, जितना हो सके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज आप सभी मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्या कहता है, चीजों को आप सभी ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि यदि ए बराबर दे रखा है आप सभी के सामने एक मैट्रिक्स, ठीक है। ए आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए चीजों को समझो। आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए बराबर क्या है, इसके एलिमेंट क्या है, 1001 है, ओके। कहा जा रहा है ऑप्शन में है कि क्या इसका ए इनवर्स का अस्तित्व है, या फिर इसका डिटरमिनेंट 0 है, या फिर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरी बात को सुनो, ए इनवर्स क्या होता है, ठीक है। ए इनवर्स का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका ऐसा होता है कि एडजॉइंट ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट है ना। अब डिटरमिनेंट अगर मान लो डिटरमिनेंट हमारा 0 हो जाता है तो ये चीजों तो पूरी तरीके से इनफाइनाइट हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। ए इनवर्स का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो चीजें तो इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट होने का मतलब कि इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ए इनवर्स का वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ जाएगा तो क्या ए इनवर्स का अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जो आपका डिटरमिनेंट है ना, इसकी वैल्यू हमारे 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ओके। आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखा है, अब इसका डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं, ये जो आपस के जो विकर्ण वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे मेन डायगोनल है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, क्रॉस क्रॉस सेक्शनल मल्टीप्लाई करो, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। बीच में आपका माइनस का चिन्ह होता है, क्या होता है, बीच में आपका माइनस का चिन्ह होता है एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 से 1 मैंने करा 1 हो गया, माइनस का साइन होता है बीच में एंड 0 से 0 करा यानी कि 0 आ गया, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ गई, ए की जो डिटरमिनेंट आ गई वो क्या आ गई जी, ए का डिटरमिनेंट आपका आ गया 1। 1 आने का मतलब कि ये 0 के इक्वल नहीं है। अब 0 के इक्वल नहीं है तो जो आपका ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में है थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बराबर आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी बराबर भी आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जहां पे कहा जा रहा है कि ए जो है वो बी के इक्वल है, ए जो है वो बी के इक्वल है, तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे ए का वैल्यू आपको दे रखा है, ए बराबर मैट्रिक्स आपका क्या है, 4 अल्फा है, 0 है, 5 है, 1 है, ठीक है। एंड इसी तरीके से जो आपका बी है वो 16 है, 0 है, 5 है, 1 है। क्या कहा जा रहा है कि ए आपका बी के इक्वल है, ए आपका बी के इक्वल है, यानी कि 4 अल्फा 0 5 1 किसके इक्वल है जी, वो है 16 0 5 1। मैंने आपको क्या बोला था कि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो, आपस में नहीं आपस में, ठीक है। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो, आपस में बराबर हो, तो उनके जो संगत एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनके जो संगत एलिमेंट होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि 4 अल्फा किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा, यानी कि 4 अल्फा हो जाएगा आपका 16 का इक्वल। अल्फा का वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो यहां से आपको मिलने वाला है 4, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा जी, तो सी वाले ऑप्शन में दिख रहा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही 100% करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चीजों को खुद से सोल्व करते आ रहे हो तो प्लीज आप खुश हो जाओ भैया, आप मेहनत करा, आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करा, आप चीजों को सोल्व कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं मूव करना चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप सभी ध्यान से समझने की कोशिश करना। 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
आपको ऐड करना है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बहुत इजी है। बस जितने सारे भी उसके संगत एलिमेंट है आपस में जोड़ते चले जाओ, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे सामने दो मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, एक मैट्रिक्स ये रहा हमारा, सेकंड मैट्रिक्स क्या है हमारा 0 1 1 0। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, यानी कि इससे इसे ऐड करोगे, इससे इसे ऐड करोगे, इससे इससे ऐड, इससे इससे, सिंपल है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, अब मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 को 0 से करोगे क्या मिलेगा आपको, 1 से 0 से करोगे आपको मिलेगा 1, 0 का 1 से करोगे आपको मिलेगा 1, 0 को 1 से ऐड करोगे आपको मिलेगा 1, 1 को 0 से ऐड करोगे आपको मिलेगा 1। यानी कि ए आपका फाइनल मिल जाएगा मैट्रिक्स का ऐड। यानी कि अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हो तो आपको फाइनल रिजल्ट ए मिलेगा। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा गया था। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5 नंबर। कहा जाता है कि ए बराबर आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यू की। ठीक है, ए क्यू की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ए क्यू कहने का मतलब ए इंटू ए इंटू ए ना, ए इंटू ए, यानी कि ओवरऑल आप ए क्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप ए क्यू की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ए क्यू की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके लिए आपको ए क्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, एक बात मुझे बताना आप सभी, क्या मैं ए क्यू को ऐसा लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन उसके बाद वापस से उसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें ए क्यू के पता, ए क्यू जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए इंटू ए करना होगा। ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, 1 -1 -1 1, एंड वापस इसे मल्टीप्लाई कर लो, 1 -1 -1 1। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। मैंने आपको पहले भी बोला कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप बिना कॉन्सेप्ट के भी कर सकते हो, बिकॉज वो बहुत इजी होता है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी बहुत चीजें होती है जो कि आपको समझनी पड़ेगी, किस तरीके से क्या चीजें कहाँ पे होती है ना। अब यहाँ पे मैं ए स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ, जिसे पढ़ा है, जिसने मैट्रिक्स पढ़ रखा है उसे तो समझ में आ जाने वाला है कि आखिर मैं किस तरीके से क्या चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पहला रो है, पहला मैट्रिक्स का पहला रो है, वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि 1 इंटू 1 करोगे, उसके बाद प्लस हो जाएगा, -1 से -1 में मल्टीप्लाई करोगे, आपको प्लस का 1 मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, यानी कि 1 में करोगे -1, आपको -1 ही मिलेगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद -1 का 1 के साथ करोगे, यानी कि आपको -1 ही मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब -1 का करोगे 1 के साथ, आपको यहाँ पे -1 ही मिलेगा, उसके बाद प्लस 1 का करोगे -1 के साथ, यानी कि -1 आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद -1 का करोगे -1 के साथ, -1 का करोगे -1 के साथ, यानी कि प्लस का 1, उसके बाद यहाँ पे प्लस रहता है, उसके बाद +1 का करोगे +1 के साथ, यानी कि ओवरऑल आपको 1 मिलने वाला है। ठीक है, तो फाइनल हमारा जो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 1 1 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद ए आपका हो जाएगा माइनस का 2, और ए आपका प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे भी आपको माइनस का 2 मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। क्या आ गया जी, ए स्क्वायर का वैल्यू तो हमें मिल गया। हमें फाइंड क्या करना है, ए क्यू फाइंड करना है। ए क्यू के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जो हमें वैल्यू मिली है, यानी कि 2 -2 -2 2, इसमें वापस से ए जो हमारा था उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 -1 -1 1, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, फाइनल आपको ए क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, करके देख लो, 2 में करोगे 1 से आपको 2 मिलेगा, उसके बाद प्लस -2 का करोगे आप -1 के साथ, यानी कि प्लस का आपको 2 मिलने वाला है ना। ओके, उसके बाद 2 का करोगे -1 के साथ, यानी कि माइनस का 2 आपको मिलेगा, उसके बाद -2 का करोगे आप 1 के साथ, यानी कि आपको यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एंड उसके बाद -2 मिलने वाला है। ठीक है, -2 का करोगे 1 के साथ, यहाँ पे आपको -2 मिल जाएगा, -2 का करोगे -1 के साथ, तो यहाँ पे आपको प्लस का 2 मिल जाएगा, है ना। बट -2 हो जाएगा, ओके, और उसके बाद प्लस, और यहाँ पे माइनस का 2 होगा। ओके, उसके बाद देखो -2 का करोगे -1 के साथ, यहाँ पे प्लस का आपको 2 मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे भी आपका प्लस का 2 होगा। अब ए क्यू के वैल्यू आप यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 4, एंड यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। यानी कि ए क्यू का वैल्यू अगर आप एक बार देखना चाहो, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ए क्यू की वैल्यू अगर आप देखना चाहो तो क्या मैं ए क्यू को ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा जी, क्या मैं ए क्यू को अगर मैं 4a लिखता हूँ तो क्या ये सही है या फिर गलत है, कहो कैसे। ए की जो हमारी वैल्यू है, ए की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे है, ठीक है, जैसे मैं 4a से लिखना चाहूँ, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी जो ए की वैल्यू है वो ए है, और अगर इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हमें वापस से सेम यही चीज मिल जाएगा, क्या हमें वापस से सेम यही चीज मिल जाएगा। तो यानी कि जो हमने ए क्यू की वैल्यू फाइंड करी, जो हमने ए क्यू की वैल्यू फाइंड करी, जो हमें मिला, क्या मिला था, 4 -4 एंड -4 4, वो किसके इक्वल है, 4a के इक्वल है। ठीक है, 4a के इक्वल है। कैसे, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 -1 1, क्या ये a के बराबर है, क्या ये a के बराबर है, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन,
बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, ठीक है। आपका जितना सोच है ना, आप अभी क्लास 12 में हो, ठीक है। आपका जिस लेवल का सोच है उस लेवल से बहुत कम इजी क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में करे जाते हैं। खासकर अभी मैं फिलहाल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, है ना। आपको मिलेंगे लेवल के क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन पढ़ो, इंटीग्रेशन पढ़ो, वेक्टर पढ़ो, प्रोबेबिलिटी पढ़ो, ठीक है। वहां पे आपको मिलेंगे आपके लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। बट मैट्रिक्स में बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस आइडिया चाहिए, है ना, उतना भी आइडिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो आगे बढ़ जाए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अवयव, आपके सामने एक अवयव दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है विषम सममित सममित एकांक अवयव या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये जो सममित अवयव होता है ना, सममित अवयव क्या होता है, ठीक है। सममित अवयव क्या होता है, सममित अवयव क्या होता है, ठीक है। और आपका एक है विषम सममित, विषम सम्मित अवयव, है ना। विषम सम्मित अवयव, सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव क्या होता है, ठीक है। तो सम्मित अवयव आपका होता है कि ए का आप ट्रांसपोज फाइंड करो और वापस से वो एक एक पर आ जाए, ये आपका होता है सम्मित अवयव। विषम सम्मित अवयव क्या होता है कि ए का आप ट्रांसपोज फाइंड करो लेकिन वो माइनस एक एक पर आ जाए, ये आपका होता है विषम सम्मित अवयव, ठीक है। बट भैया ये ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, उसका थोड़ा सा बताना मुझे, ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोज को तो ऐसे ये जो डैश डैश देख रहे हो ना, ये आपका ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट है, इसके 2 4 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, 3 हो गए, ठीक है। ए बराबर हमारा है। अगर आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो आप कॉलम देख रहे हो इसे आप रो में लिख दो, यानी कि 2 6 हो गया, और ये जो आप कॉलम देख रहे हो इसे आप वापस से रो में लिख दो, है ना। यानी कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करना, ठीक है। रो को कॉलम में इंटरचेंज करना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज, वो आपका ट्रांसपोज कहलाता है ना। देख सकते हो यहाँ पे जो रो था उसे हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ जो रो था इसे हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, है ना। समझ रहे हो। एक और एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 2 4 9 1, है ना। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका ट्रांसपोज अगर हमें चाहिए बी का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया जो रो है इसे कॉलम में लिख दो, ये जो रो है इसे कॉलम में लिख दो, कहानी खत्म। कहानी खत्म। क्या यही ट्रांसपोज होता है, हाँ जी यही ट्रांसपोज होता है, यही आपका ट्रांसपोज होता है। अब सम्मित और विषम सम्मित, मेरी बात को समझो, सम्मित और विषम सम्मित थोड़ा सा समझो। जैसे यहाँ पे हमारा ए था, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा ए था। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। सम्मित के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताया कि जो आपका ए का ट्रांसपोज है वो एक इक्वल होता है, लेकिन विषम सम्मित के लिए क्या होता है कि जो आपका ए का ट्रांसपोज है वो माइनस एक इक्वल होता है ना। अब एक एग्जांपल मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मान लो 2 1 एंड 1 2 है हमारे पास, ठीक है, 2 1 एंड 1 2 है हमारे पास। अगर इसका मैं ट्रांसपोज निकालना चाहूँ, जैसे मान लो ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज निकालना चाहूँ, ठीक है, और ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, ये जो रो है, ये जो रो है आप इसे कॉलम में लिख दो, ये जो रो है आप इसे कॉलम में लिख दो, एंड वापस ये जो रो है इसे आप कॉलम में लिख दो, है ना। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, बात तो सेम ही है। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे हमारा जो ए बराबर मैट्रिक्स था, ए बराबर हमारा जो मैट्रिक्स था, एंड हमने जो फाइनल ए ट्रांसपोज निकाला, ए जो हमारा मैट्रिक्स था उसके बाद हमने जो ए ट्रांसपोज निकाला वो क्या एक ही है, क्या ये इक्वल ही है, हाँ जी भैया इक्वल है, इक्वल है ना। तो इक्वल है तो आप उसे सम्मित अवयव बोलते हो। देखो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, एक इक्वल है, यही आपका सम्मित अवयव कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। विषम सम्मित में क्या होगा कि जो आपका ए का ट्रांसपोज फाइंड करोगे वो माइनस एक के इक्वल होता है, इसे बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोला जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाता है ना। ओके, सो मैंने कुछ चीजें आपको बता दी, अब आप मुझे बताओ इसका जवाब, आप मुझे बताओगे। जैसे आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसके एलिमेंट क्या है, ए एच जी, उसके बाद है एच बी एफ, उसके बाद क्या है जी एफ सी, है ना। इसका पूछा जा रहा है आपसे कि क्या है, विषम सम्मित है, एकांक है। तो आप इसका सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड करोगे तब उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा। एकांक का व्यू तो है नहीं, एकांक का व्यू तो आपका है नहीं, ठीक है। तो आप इसे क्या करोगे, इसका अगर आपको ए ट्रांसपोज निकालना है, जैसे मान लो लेट, मान सकते हो कि ये बराबर हमारा एक मैट्रिक्स है, और इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो सिंपल वही कर दो कि जो आपको रो में दिख रहा है आप इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, यानी कि ए एच जी। उसके बाद जो आपको कॉलम में दिख रहा, उसके बाद जो आपको रो में दिख रहा उसे भी आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो, यानी कि एच बी एफ। उसके बाद क्या हो जाएगा, जी एच सी है तो जी एच सी, इस तरीके से आप कॉलम में लिख दो। तो आप देख पा रहे हो क्या ये सेम ही चीज है, क्या ये चीजें सेम ही है, क्या ये चीजें सेम ही है, यानी कि जो आपका ए है वो क्या ए ट्रांसपोज के इक्वल है, हाँ जी भैया। तो ये किसका कंडीशन होता है, तो वो होता है सम्मित अवयव के लिए। सम्मित अवयव में यही आपका होता है, जो आपका ए है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, वो आपका सम्मित अवयव कहलाता है।
है ना? तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने चैलेंज लिया था कि 30 मिनट के अंदर मैं चीजों को खत्म करूंगा, बट जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि 30 मिनट के अंदर चीजें निपट पाएगी, है ना? बट कोई नहीं, आप अच्छी तरीके से चीजों को समझो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, टाइम मैटर नहीं करता हमारे लिए, है ना? वैसे भी टाइम आप लोगों के लिए देना है हमें, क्योंकि मैं सोच रहा था जैसे वीडियो एंड हो जाएगी देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 के ऊपर मैं लगूंगा। ठीक है, बट वैसे नहीं तो ऐसे मैं आपको ही जो टाइम दे रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? पार्ट 2 तो आपको मिल ही जाएगी कल तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। 1 सेकेंड, मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया क्या? कुछ ज्यादा ही आगे मैं बढ़ गया। हमने ये देख लिया, हमने ये भी देख लिया। चलिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से आप सभी समझिएगा, पहले भाई तो मिट जा, है ना? क्वेश्चन क्या कहता है, एक मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे। मेरी बात को समझो, ए बराबर ए आई जे। अभी क्या होता है, ए यहाँ पे क्या होता है भैया, ये तो बहुत लंबी कोई चीज है, अगर आपने पढ़ रखी है तो समझ में आ जाता है। यहाँ पे जो आप देखते हो, ए तो आपका मैट्रिक्स का नेम होता है, ए आपका मैट्रिक्स का नेम होता है, और ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है ना? ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, हमेशा आप कैपिटल लेटर में ही उसे आप देखोगे। ए जो है वो इसकी पोजीशन को शो करता है, क्या करता है, पोजीशन को शो करता है। आई जो है ना, वो आपका नंबर ऑफ रो होता है, नंबर ऑफ रो को शो करता है। और जो जे है आपका, वो नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है, क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। अब यहाँ पे समझो, अब मेरी बात को ध्यान से समझो। यहाँ पे पूछा जा रहा है विषम सममित। अब विषम सममित के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताया कि जो आपका ए का ट्रांसपोज है वो अगर -1 के इक्वल आए तो वो आपका विषम सममित कहलाता है। ठीक है, यानी कि ए आई जे किसके इक्वल आ जाए, -a जे आई, -a जे आई के इक्वल आ जाए तो वो आपका विषम सममित होता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो ना कि जो आपका रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है, एंड जो आपका कॉलम है वो आपका रो में कन्वर्ट हो चुका है ना? और आगे साइन क्या है, माइनस का साइन है, यानी कि ओवरऑल ए का ट्रांसपोज निकालोगे एंड वो अगर -a के इक्वल आ जाता है वो आपका विषम सममित कहलाता है। सो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है? ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, 110% मेरी तरफ से ले लो जी। ठीक है, 110% करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जनाब, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 8 नंबर की अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब आप समझो इनवर्स, इनवर्स है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि ए तो आपका प्रॉपर्टी है, क्या है, ए आपका प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल चीज है ना? तो अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई। आई यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए आपका प्रॉपर्टी ही होता है। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। एक मजेदार सा क्वेश्चन है 9 नंबर। ये क्वेश्चन भैया आपसे बहुत बार पूछा गया है, 2020 में आप सभी देख पा रहे हो। ठीक है, 2020 के अलावा भी बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। कहा जा रहा है 3x3 कोटि, कोटि क्या होता है, कोटि क्या होता है, कोटि को इंग्लिश में हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर बोलते हैं। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है 3x3 कोटि। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे मान लो अगर यहाँ पे है 1 4 3 9 है ना, एक कितने बाई कितने का, कितने बाई कितने ऑर्डर का आपका यह व्यू है, तो 2x2, क्योंकि इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है। ये इसकी कोटि होती है, एंड इनका अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आपको टोटल एलिमेंट पता चल जाएगा कि इस अवयव के अंदर कितने एलिमेंट है ना? समझ में आ रही है ना मेरी बातें? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक अवयव है हमारे पास 1 2 1 9 एंड 4 6, ये बताओ कितने ऑर्डर का ये अवयव है? बोलोगे भैया 2 रो है हमारे, 2 रो है एंड 3 कॉलम है, यानी कि 2x3 का हमारा ये अवयव है, 2x3 का हमारा ये अवयव है ना? समझ में आया ऑर्डर क्या होता है? ठीक है जी, आइए हम लोग बात करते हैं। तो 3x3 कोटि, 3x3 कोटि का हमारा अवयव कैसा होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 हमारे रो है एंड 3 हमारे कॉलम है, यानी कि 3x3 कोटि का हमारा अवयव ऐसा होगा कुछ। ठीक है, कहा जा रहा है कि 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो। अब मेरी बात को समझो, 0 या 1 वहां पे भी हो सकता है, 0 या 1 चाहे इस पोजीशन पे भी हो सकता है, 0 या 1 यहाँ पे भी हो सकता है, 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 यहाँ एंड फाइनल यहाँ पे भी हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? प्रविष्ट क्या है, प्रविष्ट का मतलब अव्यय से समझो। ठीक है, अव्यय एलिमेंट है ना, तो 0 या 1 कहीं पे भी हो सकता है ना? हमारे पास 9 पोजीशन है टोटल, तो कहीं पे भी हमारा 0 और 1 एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब आगे समझो, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, एलिमेंट कितने हैं आपके, 2 या तो 1,
2 या तो 1, यानी कि टोटल कितने हुए, सॉरी 2 या तो 1 नहीं, सॉरी 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 मुझे माफ करना, 0 या तो 1 है ना, 2 एलिमेंट है हमारे पास, कितने हैं, 2 एलिमेंट है। और पोजीशन कितना है, पोजीशन इन द सेंस कि टोटल एलिमेंट इसमें कितने हो सकते हैं, 9, यानी कि 2 का पावर 9 करोगे आपको 5.2 मिल जाएगा और 512 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ चीजें समझ में नहीं आई, मैं आपको बता रहा हूँ वापस से। 3 बाई 3 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो सकता है, कहा जा रहा है कि ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1, 0 या 1 वहां पे भी हो सकता है, मतलब हर एक पोजीशन पे हो सकता है ना। कितने एलिमेंट है हमारे, दो दो एलिमेंट है ना, या तो 0 की बात हो रही है या तो 1 की बात हो रही है ना। तो 2 का पावर 9, 9 क्यों करा मैंने, क्योंकि इसके अंदर 9 पोजीशन है, 9 एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं। तो 2 का पावर 9 करने पे आपको मिलेगा 512, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए। चाहे तो आप इतना प्रैक्टिकल ना करके आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो 512, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में और ज्यादातर बिहार बोर्ड क्वेश्चन में बदलाव नहीं करता है ना। ज्यादातर बिहार बोर्ड आप सभी देखते हो कि क्वेश्चन में बदलाव नहीं करता है, नए नए क्वेश्चन नहीं क्रिएट करता है ना। जो आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है उसी को वो बार बार रिपीट करता है, 24 का 28 में, 28 का 32 में, 32 का 36 में, इस तरीके से। चलिए इसी आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है यहीं पे कि ए बराबर आपके सामने एक कंडीशन दे रखा है, एक वर्ग अवयव क्या होता है, ठीक है। वर्ग अवयव क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपका क्या होता है कि जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल हो, जैसे कि 1296, इसके दो रो हैं दो कॉलम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपस में इक्वल है, हाँ जी, तो ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 26913621994, ए क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुझे जल्दी बताओ, 321 बताया आपने, हाँ जी। तो क्या है, ए भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रो आपके 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी आपके 3 है ना। तो क्या हो जाएगा, ए आपका एक वर्गाव्यूह है। अच्छा वापस से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ए वर्गाव्यूह है, क्या ए वर्गाव्यूह है, जल्दी बताओ, बोलोगे नहीं, क्यों भैया, क्योंकि इसके अंदर दो रो है लेकिन कॉलम हमारे 3 है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हो कि वो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे दे रखा है क्या है, ए है, आई है, जे है, एंड उसके बाद यहाँ पे दे रखा है m इंटू एन। एम यहाँ पे किस चीज को शो करेगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, एंड किस चीज को शो करेगा, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, है ना। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब m बराबर होगा n के, m बराबर होगा n के, तभी तो बोलोगे ना कि ये आपका वर्गाव्यूह है, तभी तो बोलोगे ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी तो बोल सकोगे ना, बिकॉज नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब आपस में इक्वल होंगे तभी आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और मुझे जहां तक याद है एक चीज मैंने आपको बताया था कि ए आई जे, ए आई जे, आई मैंने आपको शायद नंबर ऑफ रो एंड जे आपको मैंने नंबर ऑफ कॉलम बता दिया था, बट ए पोजीशन होती है, दोनों क्या होती है, ए दोनों पोजीशन होती है। जैसे मान लो आई की वैल्यू 2 है एंड जे की वैल्यू हमारी 1 है, तो ए कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ए कहाँ एग्जिस्ट करेगा आपका, जैसे मान लो 3 बाई 3 का हमारा कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो पोजीशन होता है वो A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है, A31 होता है, A32 होता है एंड A33 होता है आपका। तो कुछ इस तरीके से इसके पोजीशन होते हैं। तो ए आई जे जो आप देख रहे हो ना, ए भी आपका पोजीशन है एंड जे भी आपका पोजीशन को शो करता है। तो अगर मान लो आई की वैल्यू हमारी 2 है एंड जे की वैल्यू हमारी 1 है, यानी कि A21 कहां पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे। तो ए वाली एलिमेंट कहाँ की होगी, यहाँ की, है ना। तो शायद मैंने आपको आई नंबर ऑफ रो बता दिया था एंड जे नंबर ऑफ कॉलम बता दिया, तो इसके लिए मुझे माफ करना, ध्यान में नहीं रहा मुझे, है ना। तो वो चीजें पोजीशन को शो करती है ना, वो चीजें एलिमेंट के पोजीशन को शो करती है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने, चलिए जी, हमने कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और अगर आप सभी को मजा आ रहा है आज के इस क्लास में, तो प्लीज आप सभी मुझे नीचे कमेंट में बताना कि हाँ जी भैया बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे एक बच्चा है, बच्ची आई डोंट नो, ठीक है, बट बाल से तो मुझे लड़की दिख रही, तो ये भी इंजॉय कर रही है, आप भी इंजॉय कर रहे हो, है ना। तो भैया बिल्कुल इसी तरीके से बने रहो, यहाँ तक बने हो तो बिल्कुल वीडियो पे बने रहो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए हमेशा 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है, ठीक है। ए आपका फॉर्मूला होता है, ए आपका फॉर्मूला ही होता है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने क्या है जी, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज मैं क्या ही बोलूं, बट है, ठीक है। 3 बाई 3 ऑर्डर का एक आपके सामने व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है और आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा।
देखो, जब भी आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना हो, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, है ना? डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस वन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना? कभी भी अगर आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना हो, तो डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस वन कर दो, यहाँ पे जो आपका n है, वो क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर को शो करता है, ठीक है? तो ए का डिटर्मिनेंट n, ऑर्डर कितना है? 3 है ना, 3 बाई 3, ऑर्डर कितना है? 3। घटाओगे आपको क्या मिलेगा? ए डिटर्मिनेंट का पावर 2। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप सभी के सामने। हाँ जी भैया, इतना आसान, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है। सममित अवयव के लिए क्या कंडीशन होता है जी? ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ठीक है? उसका जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ए आपका एक सममित अवयव है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? जहां पे आपको दिख जाए भैया नेगेटिव, डायरेक्ट आपका ध्यान जाना चाहिए विषम सममित पे। कहां जाना चाहिए ध्यान? विषम सममित पे। तो आप इसे चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है? समान कोटि के 2 बाई 2 ऑर्डर के या फिर 3 बाई 3 ऑर्डर के वर्ग अवयव होने चाहिए, है ना? समान कोटि के आप क्या कर लो, 2 बाई 2 के ले लो, 3 बाई 3 के ले लो, 4 बाई 4 के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ समान कोटि के होने चाहिए, यानी कि वो वर्ग अवयव होने चाहिए। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लो और वो होने चाहिए, सममित अवयव भी होने चाहिए साथ में, ठीक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आपके होने चाहिए साथ में। और उसके बाद क्या कर लो, a इंटू बी फाइंड करो और माइनस बी इंटू ए फाइंड करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या वो विषम सममित है या फिर सममित है या फिर शून्य अवयव है या फिर तत्समक अवयव है ना? तो आपको पता चलेगा कि वो आपका एक विषम सममित अवयव है, ठीक है? बट आप बुक में देखोगे तो एज अ प्रॉपर्टी ही इस चीज को दिया गया है कि ए बी माइनस बी ए, जहां पे भी आपको नेगेटिव का साइन दिख जाए डायरेक्ट टिक करो विषम सममित, है ना? आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वही चीज में भैया लास्ट स्लाइड पे कैसे आ जा रहा हूँ, ठीक है? 1 सेकेंड। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन ए रहा आप सभी के सामने। ये मुझे ब्लर दिख रहा है या फिर आपको भी ब्लर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बराबर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, निम्नलिखित में ए ट्रांसपोज के समान कौन सा है? ए लो, मैं आपकी लूंगा परीक्षा, मैं आपकी अब परीक्षा लूंगा। 1 2 3 4 5 6, ए बराबर हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है और आपको फाइंड करना है ए ट्रांसपोज। मैंने क्या बोला था? ए ट्रांसपोज आपका कैसे फाइंड होता है? जो आपका रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सिंपल, या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, बात तो सेम ही है। भैया मैं रहूंगा यहाँ पे शांत और इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे। मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा या फिर डी करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अरे यार बहुत इजी है भैया, बहुत इजी है। ये जो रो दिख रहा है ना, इसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे जो रो है इसे भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। आ गया रिजल्ट। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा? 142536, 142536, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल, आप सभी तेज हो गए हो ना, मैंने बता दिया आप सभी तेज हो गए हो, चलो बहुत अच्छी बात है, तेज हो, है ना? और एग्जाम में ऐसे ही फोड़ के आना आपको, यहाँ पे बता रहे हो जिस तरीके से आपको एग्जाम में भी फोड़ के आना है, बवाल मचा के आना आप सभी को, ठीक है? चलिए जी, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं मूव करना चाहूंगा। कहा जाता है कि निम्नलिखित अवयवों में 3 बाई 3 क्रम का एकांक अवयव कौन सा है? 3 बाई 3 ऑर्डर देखो, सबका 3 बाई 3 ऑर्डर ही है, ऑर्डर तो भैया सबका सेम ही है, ऑर्डर सबका सेम ही है। सब में 3 रो है, सब में 3 कॉलम है, ऑर्डर तो भैया सेम है। एकांक का व्यू क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जो आपका मेन डायगोनल होता है ना, मेरी बात को समझो, मेन डायगोनल जो आपका होता है, जैसे मान लो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? या फिर कुछ भी क्या लिखूं मैं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वही तो मुझे लिखना पड़ेगा। 1 0 0 0 1 0 0 ये जो आपका मेन डायगोनल होता है ना, मेन डायगोनल कौन सा होता है? मेन डायगोनल आपका यही तो होता है ना। मेन डायगोनल का एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए, मेन डायगोनल का एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए एंड बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। यही आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है? तो बोलोगे कि यार क्या भैया, एक चीज मुझे बताओ, 1 0 0 एंड 1 0 0, यहाँ पे भी तो भैया 3 1 है एंड बाकी सारे 0 है। मैंने क्या बोला? मेन डायगोनल का एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए, तो मेन डायगोनल का एलिमेंट हमारा क्या है? 1 है। अब यहाँ से चेक करते हैं, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? खुद बताओ आप, होगा? नहीं होगा, बहुत अच्छी बात, ए होगा। हाँ जी भैया, क्योंकि जो हमारा मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल का जो हमारा एलिमेंट है वो 1 है और बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या है? 0 है ना? तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी वाला। मजा आ रहा है ना क्लास में? मजा आ रहा है? आई होप कि आप सभी को मजा आ रहा होगा आज के इस क्लास में, ठीक है? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा आने वाला है? 16 नंबर, ठीक है? एक अच्छा सा सवाल है, क्या ही बोलूं मैं, लॉजिक तो है नहीं कुछ भाई, सेंस कोई बनता है नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स आपके सामने दे रखा है, आपको करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, करना है भाई, क्या करना है? सबसे पहले 2a वैल्यू फाइंड करो, यानी कि 2 से इसमें गुना कर दो, उसके बाद 3 से इसमें गुना कर दो, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 2a फाइंड करोगे तो 2 इंटू ए हमारा क्या है? 3 है, 6 है, 5 है, -4 है ना? अब क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा एंड यहाँ पे करोगे -8 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। उसके बाद 3b को फाइंड करना है,
यानी कि यहाँ पे लिखो 3, बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी मैट्रिक्स क्या है 7 8 5 6, मल्टीप्लाई कर दो 21 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, कहानी खत्म। हमने 2a फाइंड कर लिया, हमने 3b फाइंड कर लिया, हमें अब क्या करना है 2a प्लस 3b निकालना है, ठीक है। अब हमें 2a प्लस 3b चाहिए, 2a की वैल्यू क्या है 6 12 10 माइनस 8 है ना। उसके बाद 3b की वैल्यू हमने क्या निकाला है 21 24 15 एंड 18। अब इन्हें आप ऐड कर दो, करोगे ऐड क्या हो जाएगा 26 यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 27 होगा ना जी, आप ये हाँ बोलते हो। 12 में यहाँ पे करोगे तो a आपका हो जाएगा 24 है, 36 हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी कि आपका प्लस का 10 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है 27 36 25 10, 10 या फिर 10 ही होना चाहिए, 27 36 25 10। हाँ, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हम आगे बढ़ना चाहेंगे इस वीडियो की ओर, एंड चलिए जी बढ़ते हैं। चलिए जी, अब हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन वापस से मैं सबसे लास्ट में क्यों चला जाता हूँ यार, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखता हूँ मैं, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, और ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, कोशिश करो आप खुद से, है ना। सबसे पहले आपको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहली चीज। उसके बाद आप इसे ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आप इसके इक्वल कर दो, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे सामने ऐसा दे रखा है 2 है 3 है 4 है 5 है एंड x है, ठीक है। सबसे पहले और जो भी क्वेश्चन पहले दिया हुआ मैं लिख लेता हूँ, है ना। और a इसके इक्वल है 7 0 10 एंड 5 के, ठीक है। जब तक क्वेश्चन को खुद से इंसान लिखता नहीं है तब तक भाई मतलब यार मजा नहीं आता, वो वाली चीज दिख रही है सामने बट जब खुद से आप लिख ली नहीं लो तब तक मजा नहीं आता, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड 4 में 8 से करोगे 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड 2x यहाँ पे हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 है y है 0 है 1 है, और ठीक है यहाँ पे दे रखा है 7 0 10 है 5 है। अब आप इन्हें ऐड करो, ऐड करोगे तो 6 प्लस 1 7, 8 प्लस वाई हो जाएगा, 10 प्लस 0 10 ही रहेगा, और 2x प्लस 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके इक्वल में आ जाएगा 7 0 10 एंड 5। अब आपको पता है कि जब कोई भी मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है तो उनके जो संगत एलिमेंट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हमें तो इन सब से मतलब है नहीं, हमें भैया एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं 8 प्लस आई के इक्वल 0 लिख सकता हूँ, 8 प्लस आई के इक्वल मैं 0 लिख सकता हूँ। वाई की वैल्यू तो भैया मुझे मिल गई यहाँ से -8, और 2x प्लस 1 है इसके इक्वल मैं 5 लिख सकता हूँ, यानी कि 2x प्लस 1 के इक्वल मैं 5 लिख सकता हूँ। 2x बराबर करोगे यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x बराबर करोगे आपको मिल जाएगा 2, यानी कि x की वैल्यू हमें 2 मिल गई एंड y की वैल्यू हमें -8 मिल गई, है ना। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -8, यानी कि b वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहा जाता है ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे वो आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, और आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ए बराबर हमारे सामने क्या दे रखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है ना। और ए दे रखा है आपका आई टू कहने का मतलब होता है, देखो आई का मतलब आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट आपके होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। अब I2 कहने का मतलब कि 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा, है ना। और I3 कहने का मतलब कि 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 1 1 एंड 0 0 एंड 0 0 एंड 0 0 1, समझ रहे हो ना 0 0 1। इसी तरीके से I4 कर लो, I5 कर लो, समझ रहे हो ना, ये चीजें ऑर्डर को शो करती है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ए बराबर हमें क्या दे रखा है, हमें क्या करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए आपका I2 के इक्वल है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमें भैया अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दे रखा है हमारे सामने दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद है यहाँ पे साइन अल्फा, उसके बाद है कॉस अल्फा, ओके। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है, ट्रांसपोज ट्रांसपोज निकालना मैंने आपको बताया ना, ट्रांसपोज निकालना मैंने आपको बताया ना, क्या करना है भाई, ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में कर दो या फिर कॉलम को रो कर दो, बात सेम ही है, ठीक है। तो मैं रो को कर देता हूँ कॉलम में, यानी कि कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन अल्फा एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, नहीं वो मल्टीप्लाई में होता है, हमें ऐड करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो भैया ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस में है प्लस में 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। ये भी माइनस प्लस में 0, कहानी खत्म। यहाँ पे भी वही हो जाएगा 2 cos अल्फा, ठीक है। और एक किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी कि 1 0 0 1 के इक्वल है। तो किसी एक को पकड़ लो, यानी कि 2 cos अल्फा को पकड़ लो, वो भी 1 के बराबर है, यहाँ वाला भी 1 के इक्वल है ना। अब यहाँ पे करो तुम cos अल्फा बराबर करोगे 1/2 हो जाएगा, cos अल्फा बराबर करोगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब cos अल्फा
अब एक बात बताओ, कॉस में 1/2 किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि cos 60 का ही वैल्यू तो 1/2 होता है ना। cos 60 का ही वैल्यू तो 1/2 होता है। अब यहाँ पे पाई में है चीजें, क्या दिक्कत है? पाई अपॉन 3, cos पाई अपॉन 3 कर दो, cos से cos आपका चले जाएगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू आ गया पाई अपॉन में 3। पाई अपॉन में 3 60 के ही इक्वल होता है जी। पाई अपॉन में 3 60 के इक्वल होता है ना। चाहो तो चेक कर लो, 180 होता है पाई की वैल्यू, 3 से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा 60। और cos 60 का ही वैल्यू तो 1/2 होता है, तो 60 डिग्री लिखो, या फिर पाई में लिखना चाहो तो पाई अपॉन में 3 लिखोगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए एक वर्ग आव्यूह है। क्या है? ए एक वर्ग आव्यूह है, तो ए प्लस ए डैश क्या होगा? ए प्लस ए डैश कहने का मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सम्मित। जहां दिखे प्लस वहां टिक करो सम्मित, जहां दिखे नेगेटिव वहां टिक करो विषम सम्मित। सो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करें, ठीक है। आगे है आप सभी के सामने 20 नंबर क्वेश्चन, और ए थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी तक में सबसे ज्यादा जो लॉजिकल क्वेश्चन है ना, ए है, और इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन, और ए भैया आपसे 2018 में क्वेश्चन करा गया था। और मैं एक बार बोलूंगा, अगर मानते हो कि एक्चुअल में आप हो मैथ के एक्सपर्ट, मैथ आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ में आप हो स्ट्रॉन्ग, तो एक बार 2018 का क्वेश्चन पेपर आप उठाना, और आपको एक्चुअल में लगेगा कि 2025 में जो क्वेश्चन करे गए थे, 2024 में जो क्वेश्चन करे गए थे, 2023-22 इस तरीके से जो क्वेश्चन करे गए थे, सबके कंपेयर में 2018 में जो क्वेश्चन आए थे ना, जो 2018 में पूछे गए थे क्वेश्चन 12 में, ठीक है, वो भैया कुछ टफ थे। इनके कंपेयर में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना? क्योंकि भैया इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थे अच्छे खासे, है ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या रहा है क्वेश्चन? मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/3 ऑर्डर का आपके सामने एक आव्यूह हो, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि ए स्क्वायर आपका ए के इक्वल है। क्या है जी? ए स्क्वायर आपका ए के इक्वल है, तो आपको ए वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वैल्यू फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस में i3 हो गया, इसका क्यू कर लो आप, एंड माइनस का 7 कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्यू है, तो क्या इस चीज को, सॉरी, यहाँ पे क्यू है, तो क्या इस चीज को मैं 3 बार लिख सकता हूँ? क्या इस चीज को मैं 3 बार लिख सकता हूँ? बोलो, आप बताओ, आप बोलोगे तो ही मैं लिखूंगा। लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 7 ए है हमारा, ठीक है, 7 ए है। ओके, क्या है? 7 है, 7 ए है। अब भैया क्या करूंगा? मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा थोड़ा सा, है ना? क्या करूंगा? मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे करूंगा, फिर इसका करूंगा, इससे एंड इससे। सबसे पहले ए का करोगे, ए के साथ ए स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है, प्लस ए का करोगे i3 के साथ, आपको मिल जाएगा i3। i3, ए इंटू i3 ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे i3 नहीं, आपका ए हो जाएगा। ए आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इंटू आई आपका होता है ए के इक्वल। कैसे भैया? अब ए बराबर, मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए मैं आपको लेता हूँ 5025, है ना? मान लो ये हमारे पास क्या है, हमारे 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इसमें मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई आपका क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, यानी कि 1001 से मल्टीप्लाई करो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? यही आपका एज इट इज मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए a इंटू आई बराबर a होता है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा फाइनल, है ना? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a। अब उसके बाद क्या करना है? i3 से करोगे a में, वापस से हमें a मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से i3 को करोगे i3 के साथ, तो हमें i3 ही मिलेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इधर हमारा 1 प्लस में i3 और माइनस का 7 है। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ए स्क्वायर को किसके इक्वल लिखना है? ए स्क्वायर को किसके इक्वल लिखना है? ए स्क्वायर को हमें लिखना है भैया ए स्क्वायर को ए के इक्वल, यानी कि ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका i3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो क्या होने वाला है, ठीक है। आगे देखो क्या आने वाला है। यहाँ पे आपका 3a इसे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया। यहाँ पे आपका हो गया i3 और 1 प्लस में i3, ठीक है। उसके बाद माइनस का 7 है। आप क्या कर लो, अब वही है भैया, मल्टीप्लाई कर लो वापस से। 3a में 1 से करोगे 3a स्क्वायर हो जाएगा आपका। उसी तरीके से 3a में इससे करोगे तो आपको 3a ही मिल जाएगा। उसके बाद i3 का a के साथ करोगे आपको a ही मिल जाएगा। उसके बाद i3 आपको मिल जाएगा माइनस का 7 है, ठीक है। अब a स्क्वायर को किसके इक्वल लिखना है? ए स्क्वायर को किसके इक्वल लिखना है? ए स्क्वायर को किसके इक्वल लिखना है? ए के इक्वल लिखना है ना जी। ए स्क्वायर को आपको ए के इक्वल लिखना है, तो इसे मैं 3 लिख सकता हूँ। इसे मैं 3, यहाँ के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मैं 3 लिख सकता हूँ, उसके बाद वापस से 3 है, एंड वापस से ए, एंड प्लस का i3 और माइनस का 7 है। अब आप इन्हें एक बार ऐड करो, 6 है एंड 7 है, प्लस का 7 है एंड माइनस का 7 है, ये आपका कट जाएगा। बचा क्या? i3। बचा आपका क्या? i3। तो i3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, और दो चीजें आप हमेशा याद रखना, और दो चीजें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ जो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में अप्लाई हुई है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हो,
कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करोगे तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग कि आप सेकेंड थिंग क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो बस यही अप्लाई हुआ, उसके अलावा तो मुझे कुछ दिखा नहीं। ए स्क्वायर बराबर है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान देना, क्या कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि माना कि ए एक आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसका क्रम जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 दे रखा है, तो आपको एड ज्वाइंट ए फाइंड करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको एड ज्वाइंट ए फाइंड करना है तो कुछ मत करो, ए डिटर्मिनेंट का पावर n-1 कर दो, ए डिटर्मिनेंट का पावर n-1 कर दो, है ना। अब ए का डिटर्मिनेंट n ऑर्डर क्या है आपका 2 है, 2-1 यानी कि ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आगे देखिए आपको इन्हें क्या करना है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, सिंपल आपको इन्हें ऐड करना है, ठीक है। तो 9 में 11 ऐड करोगे आपको मिलेगा 19, 10 में 10 ऐड करोगे आपको मिलेगा, सॉरी 9 में 11 ऐड करोगे आपको मिलेगा 20, है ना। 10 में 10 ऐड करोगे आपको मिलेगा 20, 11 में 9 ऐड करोगे आपको मिलेगा 20, 20, 20, 20, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। यही लेवल होता है आपका क्वेश्चन का, है ना, इतना आसान कोई भी कर लेगा भाई, ये तो है ना बच्चे वाले क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लगाओ दिमाग तो फिर हम जाने। आपके सामने एक आव्यूह दे रखा है, कहा जा रहा है कि भाई का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, व्युत्क्रम कहने का मतलब इनवर्स, ठीक है। इनवर्स कब प्राप्त नहीं होगा, जब ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा आ जाएगा जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब हमारा जीरो के इक्वल आ जाएगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा के का वैल्यू, इन चारों में से क्या होगा कि भैया हमारा डिटर्मिनेंट जीरो आ जाना चाहिए ताकि व्युत्क्रम प्राप्त ना हो सके, ठीक है। अगर आप के की जगह जीरो रख के पुट करो, एक बार 3 है 5 है 2 है, के की जगह एक बार अगर मैं जीरो रख के ट्राई करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस का 10, यानी कि माइनस का 10, जीरो वैल्यू नहीं आई, यानी कि अभी भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं 5 रख के देखूं के की जगह, यानी कि 2 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस का 10, यानी कि हमें मिल जाएगा भैया 5, अभी भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हमें लाना है भैया जीरो, वही आपका के का वैल्यू होगा, क्योंकि के का वैल्यू जब जीरो आएगा तभी तो इसका व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा ना, तभी तो इसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। 10/3 में रख के चेक करता हूँ, 3 है 2 है 5 है, 10/3 अगर मैं रख के चेक करूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 30/3, 30/3 हो जाएगा, देन उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस का टेन 3 से कट जाएगा 10 बार में 10-3 यानी कि 0, यानी कि के के जगह अगर आप 10/3 रखोगे तो आपका के का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, सॉरी के के जगह अगर आप 10/3 रखोगे तो जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो आ जाएगा जीरो, और जब डिटर्मिनेंट आ जाएगा जीरो यानी कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं हो सकेगा, ठीक है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कुछ मत करो, 2x-1 बराबर कर दो आप 6, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, मतलब नॉर्मल मान भी सकते हो नहीं मान सकते, ऑब्जेक्टिव तो है यार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चाहिए भैया y की वैल्यू, क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू दे रखा है -2, y की वैल्यू क्या है -2, जब आपस में दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके संगत एलिमेंट भी आपस में इक्वल होते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो y की वैल्यू हमें मिल गई -2, अब यहाँ पे -2 पुट कर दो, 2x माइनस है और यहाँ पे -2 पुट करोगे बराबर में 6 करोगे, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x एंड प्लस का 2 हो जाएगा बराबर में 6 करोगे, 2x बराबर करोगे यानी कि 2 उधर जाएगा माइनस यानी कि 4 हो जाएगा, x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 25 नंबर, और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से आप सभी समझिएगा। ए बराबर दे रखा है, व्युत्क्रम प्राप्त कब नहीं होगा, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमें व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन, 2 रखोगे यानी कि 2 2 ना 4 हो जाएगा, 4 माइनस 15 जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। 3/3 रख के मैं चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है 2 है 3 है 5 है, के की जगह अगर मैं 3/2 रखता हूँ तो क्या होता है, 3/2 इंटू 2 एंड माइनस का हो जाएगा आपका 15, है ना, 2 से 2 आपका कट जाएगा, 3 माइनस 15 अभी भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं आ रही। ओके अब यहाँ पे 5/2 रख के मैं चेक करूँ, 2 3 है 5 है, 5/2 रख के मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड माइनस का आपका हो जाएगा 15, 2 से 2 कट जाएगा, अभी भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, वैल्यू क्या है -10 आ रही है ना। जब तक जीरो नहीं आएगी तब तक इसका जो इनवर्स है, इसका जो व्युत्क्रम है वो तो भाई एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमें के की वैल्यू वैसी रखनी है कि हमें व्युत्क्रम प्राप्त नहीं हो, इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करे, तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो लानी होगी, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा है तो सिंपल सा बात है, यही हमारा आंसर होगा, एक बार चेक करके मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका डिटर्मिनेंट हमारा जीरो हो रहा है, ठीक है। अब करो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 15/2 हो जाएगा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 15 हो जाएगा आपका, 2 से 2 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 नहीं, 15 में से 15 घटाओगे जीरो आ जाएगा, जीरो आने का मतलब ए का डिटर्मिनेंट आपका आ गया जीरो, यानी कि जो आपका ए इनवर्स है वो आपका अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि हिंदी में बात करें तो व्युत्क्रम प्राप्त नहीं हो सकेगा, ठीक है।
चलिए जी 25 पे क्वेश्चन हमने कर लिया है। आई थिंक वीडियो हमारा 1 घंटा प्लस हो चुका है। आई थिंक मेरे ख्याल से हो गया होगा, है ना? और आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए, है ना? जितना जल्दी हो सके चीजों को क्लियर करते हैं। मैंने तो सोचा था भैया एक क्वेश्चन के ऊपर मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, बट मैं कुछ ज्यादा डीप में आप सभी को समझा रहा हूँ, तो प्लीज मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक कर देना। बिकॉज मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। जब आप हमें लाइक करते हो, हमारी वीडियोस को लाइक करते हो, बहुत मात्रा में पसंद करते हो, चीजों को शेयर करते हो अपने दोस्तों के पास, तो भाई वो जो खुशी है ना, अच्छे अच्छे आप कमेंट करते हो, तो उससे ज्यादा हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, वो जो खुशी होती है मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता अपने वर्ड के थ्रू, है ना भाई? नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन मिलता है उस चीज से, ठीक है? और वही मोटिवेशन मिलता है, आप सभी इतने कमेंट करते हो कि भैया लाओ मैं आपके भरोसे बैठा हूँ, तो भैया लाना पड़ता है फिर आपके लिए कंटेंट, ठीक है? और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और ज्यादा मैं आप सभी के लिए कंटेंट बनाता हूँ, है ना? तो प्लीज कमेंट किया करो आप सभी, और हमें टास्क दिया करो कि भैया ये कंटेंट मुझे चाहिए। आपने हमें सब्सक्राइब करा है, आप इस फैमिली से जुड़े हो, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करूं। और डिमांड आपकी आनी चाहिए कि हाँ जी भैया मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए, मैं नहीं लाऊंगा, उसके बाद आप हमें ब्लेम करो। नहीं लाऊंगा उसके बाद मुझे बोलो। एक बार मैं क्लियर बोलता हूँ, एक बार आप कमेंट करके तो देखो, अगर आपकी डिमांड नहीं पूरी होगी देन उसके बाद आप मुझे बताना, ठीक है? ओके, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी एकांक अवयव के लिए क्या कर सही है। अब भैया एकांक अवयव क्या होता है आपका? अगर मैं 2/2 ऑर्डर का एकांक अवयव लूं, 0 0, ठीक है, मैं 2/2 ऑर्डर का क्या कर रहा हूँ, एकांक अवयव ले रहा हूँ, ठीक है? तो एक बात बताओ कि अगर मैं इस एकांक अवयव से मैं इसी से गुना कर दूं, यानी कि ए स्क्वायर वैल्यू फाइंड करूं, ठीक है? यानी मान लो ए बराबर हमारा ए दे रखा है, अब ए स्क्वायर में फाइंड करने की कोशिश करूं, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो हमारा यही आने वाला है, ठीक है? तुम ए क्यू फाइंड कर लो, A4 फाइंड कर लो, कुछ भी फाइंड कर लो भाई, कुछ भी फाइंड कर लो, आपको फाइनल रिजल्ट ए ही मिलेगा। मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एकांक का भी हो, तो आई स्क्वायर आई के इक्वल होगा। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कौन सा जी, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि आई 2/2 कोटि का एक इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह कह लो, एकांक आव्यूह कह लो, सेम ही बात है, तब हमें आई डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? अब 2/2 कोटि का इकाई आव्यूह मतलब 1001, इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है, क्या होता है भैया? मेन डायगोनल को गुना करो 1 हो जाएगा, उसके बाद बीच में माइनस का साइन होता है, उसके बाद साइड डायगोनल को गुना करो 0, यानी कि फाइनल जो हमारा डिटर्मिनेंट आ गया वो आ गया 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 28 नंबर, और इसी में 29 भी है, 30 भी है। इसी स्लाइड के थ्रू आपका क्वेश्चन भी, आज का क्लास भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स आपके सामने दे रखा है, सम्मित कब होगा? पॉजिटिव वाला केस में, ठीक है? यानी कि ए आई जे जब आपका इक्वल होगा ए जे आई के, है ना? ए आई जे जब आपका इक्वल होगा ए आई जे, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की यदि ए और बी आपका वर्ग आव्यूह है, ठीक है? ए बी, हाँ यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। ए आपका होता है ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, ठीक है? क्या होता है? ट्रांसपोज की बहुत सारे प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर आप ए बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हो, ठीक है? जैसे मान लो ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए आपके पास एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है? ए है बी, दो आपके पास क्या है? ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स है जो कि क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर आप इनका मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, पहले ए इंटू बी कर दे रहे हो, ए इंटू फाइंड करने के बाद, ए इंटू बी फाइंड करने के बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ए आपका एक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और हो सके तो आपसे 2 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है कि भैया इस चीज को प्रूफ करो, इस प्रॉपर्टी को आप प्रूफ करो कि जो आपका ए बी इनवर्स है, सॉरी, जो आपका ए बी का ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये चीज आपसे प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल हम लोग करेंगे इस चीज को। किस तरीके से करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे ही ऑब्जेक्टिव का चीजें आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है? यानी कि अभी हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव आई थिंक आपके और बचे हुए इस चैप्टर के, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करा दूंगा। उसके बाद मैं सब्जेक्टिव स्टार्ट करूंगा, है ना? सब्जेक्टिव जितने सारे भी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जितने सारे भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, सबको मैं क्लियर कराने वाला हूं। मैथ की क्लासेस भी अब रेगुलर चलने वाली है, तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ अभी के अभी जुड़ जाइए, ताकि इस तरीके की जितने सारे भी हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए ला रहा हूं, जितनी सारी भी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सहखंडन, सहखंडन, सहखंडस कह लो, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एडज्वाइंट। क्या बोला जाता है? एडज्वाइंट, मैंने बोला भी है टाइम, ठीक है? एडज्वाइंट। अब एडज्वाइंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है? देखो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के लिए रखना है ये चीज याद, ऑब्जेक्टिव के लिए चीज याद रखना हमेशा। ये तो जनरली 2/2 का है, और ये जो ट्रिक है ना वो 2/2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के लिए ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप इसे 3/3 वाले में अप्लाई करोगे गलत हो जाओगे, फिर वहां पे आपकी चीजें गलत हो जाएगी, है ना? तो जो ट्रिक मैं आपको अभी देने वाला हूँ वो हमेशा अप्लाई करना 2/2 मैट्रिक्स के साथ है, ठीक है? भाई देखो इसका ऑप्शन भाई गायब है, इसका ऑप्शन तो भाई मुझे दिख ही नहीं रहा, आपको दिख रहा क्या? नहीं, ऑप्शन इसका गायब है, कट हो रखा, क्रॉप हो रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है?
2 बाई 2 मैट्रिक्स के लिए को किस तरीके से एडजॉइंट फाइंड करा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। चलो यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझना क्या होता है, क्या ट्रिक है, मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो क्या करा जाता है, 2 बाई 2 ऑर्डर के लिए अप्लाई होता है ट्रिक, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने जैसे दे रखा है क्या, कॉस थीटा है माइनस का साइन थीटा है एंड साइन थीटा है एंड यहाँ पे आपका कॉस थीटा है, ठीक है। करना क्या होता है, जो आपका मेन डायगोनल है, जो आपका मेन डायगोनल है ना, इनको आप आपस में इंटरचेंज कर दो। क्या मतलब भैया, यहाँ पे तुम cos थीटा ला दो, ठीक है, सॉरी cos थीटा ला दो एंड यहाँ पे cos थीटा ला दो। क्या मतलब, यहाँ पे सेम था इसीलिए इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अगर ऐसा रहता यहाँ पे साइन थीटा रहता है, यहाँ पे cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ पे आ जाता, साइन थीटा यहाँ पे आ जाता, समझ रहे हो। मैंने इंटरचेंज करा बट सेम था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो जो मेन डायगोनल आपका होता है, मैं आप पे लिख दे रहा हूँ, जो आपका मेन डायगोनल होता है, मेन डायगोनल जो आपका होता है, उसमें क्या करना होता है, एलिमेंट को इंटरचेंज करना होता है आपस में। क्या करना होता है, आपस में इंटरचेंज करना होता है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये चीजें 2 बाई 2 ऑर्डर वाले में ही अप्लाई होगी, 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया सहखंड फाइंड करो, या फिर इंग्लिश में एडजॉइंट बोला जाता है उसे, एडजॉइंट फाइंड करो, तभी ये चीजें आप ट्रिक लगाना, ठीक है। और जो आपके साइड डायगोनल होता है ना, जो आपके साइड डायगोनल होते हैं, उनका केवल चिन्ह चेंज करा जाता है। क्या करा जाता है, चिन्ह चेंज करा जाता है, मतलब प्लस है तो माइनस कर दो एंड भैया माइनस है तो आप उसे प्लस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन तो इनकी सेम ही रहेगी, पोजीशन इनकी सेम ही रहेगी, पोजीशन इनकी सेम ही रहेगी, ठीक है। मैंने चेंज नहीं करा इन्हें, इन्हें आपस में इंटरचेंज नहीं करा। बट क्या करा मैंने, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिया। ये चीज आप याद रखना, ये वाली चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल हमारा जो सब खंड है वो हमारे सामने ए निकल के आ गया, ठीक है। पता नहीं कौन से ऑप्शन में था, बी में था, ए में था, सी में था या फिर डी में था, खैर कोई बात नहीं, है ना। हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप सभी को, है ना। और मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, मन लगा के पढ़ाई करो। एंड प्लीज नीचे कमेंट में बताना कि हमारा कंटेंट आप सभी को कैसा लगता है, और कमेंट कर देना, एक मोटिवेशन रहा और अच्छा कमेंट करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी के लिए जितना ज्यादा हो सके हेल्पफुल कंटेंट लाऊं, है ना। और ठीक है, फिर मिलते जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, मन लगा के पढ़ाई करो। 2-3 महीने आपके पास बचे हुए हैं, 1 से 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। तो मेहनत करनी है ना, और माँ बाप के चेहरे पे वो खुशी आपको लाके देनी है, इसके लिए आप जिम्मेदार हो, है ना। आपको लानी है माँ बाप के चेहरे पे वो खुशी, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के मेहनत करो, बाकी मैं हूँ आपके साथ, फिजिक्स वाले भैया का जो भी पूरी टीम है वो आपके साथ खड़ी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, लव यू बच्चों।